हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। फिर वही बात कि ये सेम सी प्लस प्लस जैसा ही है, सिर्फ एक दो चीज़ों में फ़र्क है। जावा में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, वो जब आएंगी तब मैं आपको और उसको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपको पता है कि तीन तरह की होती हैं, सिलेक्टिव, आइटरेटिव एंड जंपिंग। सिलेक्टिव में सारे इफ़ आ जाते हैं और स्विच आ जाती है। आइटरेटिव में आ जाती है फॉर, वाइल, डू वाइल, और एक फॉर ईच होती है। ये जावा में है, सिर्फ ये न्यू है। और जंपिंग में ब्रेक, कंटिन्यू, और इसमें रिटर्न को भी हम जंपिंग कहते हैं जावा में। सी प्लस प्लस में हम रिटर्न को जंपिंग नहीं मानते थे, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट होती है ना जो फंक्शन के एंड में लिखते हैं कई बार हम, वो भी तो जंप करवाती है ना कंट्रोल को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। सो इसको करेंगे डिटेल में, ओके। सो सबसे पहले सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में सबसे पहले सिंपल इफ़ आपको पता है, इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल अंदर जाएगा, फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहीं नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, अगली स्टेटमेंट में आ जाएगा। एल्स नहीं होती इसमें। हर एक का एक एक प्रोग्राम, आपने क्या करना है, हर कंट्रोल स्टेटमेंट की थियोरी, उसका सिंटेक्स या फॉर्मेट, नंबर 3 फ्लो चार्ट और नंबर 4 प्रोग्राम। हर कंट्रोल स्टेटमेंट की ये चार चीज़ें पढ़नी है, थियोरी, सिंटेक्स, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैंने आपको डिटेल में अभी समझाना है। पहले मैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स बता दूं, फिर हम इस पेज पे दोबारा आएंगे। इस प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेते हैं ये सिखाया गया, तो ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो सिंपल इफ़ हो गया, देन इफ एल्स, ठीक है, उसका चारों चीज़ें। देन नेस्टेड इफ एल्स मीन्स इफ़ के अंदर एक और इफ एल्स है। ये इफ़ है ना, मेन इफ़ है, ये इस इफ़ की एल्स है, ये वाली, ये इस इफ़ की एल्स है, ठीक है। लेकिन इस इफ़ में एक और इफ़ एल्स है, फिर इस इफ़ में एक और इफ़ एल्स है। सो नेस्टेड इफ़ के अंदर एक और इफ़ के अंदर एक और इफ़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्स इफ लेडर। एल्स इफ़ लगाते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है, एल्स इफ नहीं तो ये ट्रू है, एल्स इफ नहीं तो ये ट्रू है, एल्स इफ नहीं तो ये ट्रू है, मीन्स कोई ना कोई तो सबसे ट्रू होगी। सो ये आपने किया हुआ है एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ लेडर, ठीक है। उसके बाद स्विच भी जावा में बिल्कुल सी प्लस प्लस की तरह ही है। स्विच में हम एक कंडीशन लगाते हैं, एक एक्सप्रेशन लगाते हैं जिसका एक नंबर होता है। ये जो एक्सप्रेशन है ये नंबर में कन्वर्ट होती है। ये एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होने के बाद एक नंबर जनरेट होता है, इस तरह की एक्सप्रेशन होती है। फिर हम उस नंबर को हर केस से कंपेयर करते हैं, वो नंबर जौन से केस से मैच कर देता है उस केस की अंदर की स्टेटमेंट चल जाती है और ब्रेक चल जाती है, जिससे कंट्रोल स्विच के बाहर आ जाता है। सेम है, इतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बेटा किसी को नहीं क्लियर होता तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो ये सारी स्विच है। उसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं है, मोर अबाउट स्विच रहने दो। देन स्विच स्टेटमेंट विदाउट ब्रेक, ये भी रहने दो, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन नेस्टेड स्विच, ये भी रहने दो। तो स्विच का जर्नल करना है आपने, चार चीज़ें, थियोरी, फॉर्मेट, देन प्रोग्राम एंड फ्लो चार्ट, ओके। सो दीज वर ऑल अबाउट सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। तीन आइटरेटिव स्टेटमेंट्स तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। वाइल जो है वो एंट्री कंट्रोल्ड होती है, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल्ड होती है। देन फॉर स्टेटमेंट सेम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सी प्लस प्लस में होते थे, सेम सिंटेक्स है। एक फॉर ईच है, फॉर ईच स्टेटमेंट ये नहीं है जावा में, ये मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं। सो वाइल स्टेटमेंट है, इसकी भी चार चीज़ें आपने करनी है, थियोरी, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम एंड फॉर्मेट, सिंटेक्स। देन डू वाइल है, देन फॉर लूप है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद ये रहने दो, कॉमा सेपरेटर वाला टॉपिक, नेस्टेड लूप्स रहने दो, इनफाइनाइट लूप रहने दो, ये सारा ज़रूरत नहीं है। ये है फॉर ईच लूप, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, फॉर ईच लूप, ठीक है। हाँ जी बेटा, फॉर ईच लूप मैंने समझानी थी आपको। ये फॉर की एक स्पेशल टाइप है जो सिर्फ जावा में होती है। फॉर ईच लूप कब यूज़ होती है? फॉर ईच लूप हमेशा एरे के केस में यूज़ होती है, जब हमने एरे बनाया हुआ है। मैंने ए नाम का एरे बनाया हुआ है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अगर एरे है तो एरे के साथ मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर सकती हूँ। सो पहली बात आपको ये क्लियर करनी है कि फॉर ईच लूप हम
वेरिएबल्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते, हम एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अच्छा क्योंकि इसको एरे के साथ यूज़ कर सकते हैं ना, तो एरे के चैप्टर में भी ना पेज नंबर 111 में इस बुक में इसको दोबारा समझाया हुआ है। एरेस के चैप्टर में मैं वो खोलती हूँ, ये एरे का चैप्टर है, पेज नंबर 111 है। इसमें भी फॉर ईच लूप समझाई हुई है। ठीक है। सो पहली बात, फॉर ईच लूप तब यूज़ करनी है जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरे है। ठीक है। दूसरी बात, फॉर ईच लूप कब यूज़ करनी है, जब हमने एरे के सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है। सपोज करो एक एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक जाता है, आपको पता है ना, 0 1 2 3 4। अगर मैंने सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है, सारे एलिमेंट्स पे लूप चलानी है, फिर मैं फॉर ईच यूज़ कर सकती हूँ। जैसे इस एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने अगर सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है, 10 को भी करना है, 2 को भी, 30 को भी, 4 को भी, 50 को, फिर मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर सकती हूँ, फिर कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने सपोज करो एरे के कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करना है, लाइक मैंने 0 1 को नहीं यूज़ करना, 2 3 4 इंडेक्स वालों को यूज़ करना है, तब फॉर ईच लूप नहीं चलेगी। फिर मैं फॉर की लूप लगाऊंगी, फॉर आई इक्वल्स टू 2, आई की वैल्यू 5 तक जाएगी। ठीक है। ए ऑफ आई को प्रिंट करूंगी 30 4 50, समझ गए ना। अगर मैंने सिलेक्टिव एरे के एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, फिर फॉर लूप लगेगी। अगर मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है, फिर एक शॉर्टकट है जावा में जिसे फॉर ईच कहते हैं। ठीक है। कैसे यूज़ करनी है, तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम एक बनाया हुआ है, ये देखो, ये फॉर ईच का प्रोग्राम है। मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम फॉर ईच डेमो रख दिया। आपको पता है क्लास का नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद मेन का आपको पता है, मेन से पहले हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड हमेशा लिखना है, फिर मेन, और मेन की ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। फिर मैंने देखो ARR नाम का एरे बनाया, इंटीजर टाइप का। ठीक है। और मैंने एरे में 5 एलिमेंट्स रख दिए। ठीक है। अब ये एलिमेंट ARR 0 में है, ये 1 में है, ये 2 में है, ये 3 में है, और ये ARR 4 में है। ठीक है। और मैंने एक सम वेरिएबल ले लिया, उसमें 0 डाल दिया। वाई? बिकॉज मेरा ये प्रोग्राम एरे के सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेगा। ठीक है। अब देखो, ये है मेरी फॉर ईच लूप। कैसे लिखते हैं फॉर ईच लूप? स्मॉल लेटर्स में फॉर लिख दिया, ब्रैकेट में इंट आई। जैसे सपोज करो मैंने बताया ना, मैंने एरे के सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है। एरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स नंबर n-1 तक जाता है। 0 1 2 3 4 तक इंडेक्स जाएगा, बिकॉज एरे में 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, आई की वैल्यू, अगर मैं सिंपल फॉर लूप लगाती तो मैं क्या करती, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एन में 5 है, लेस देन एन मीन्स 4 तक जाएगा, आई प्लस प्लस। लेकिन मैं शॉर्टकट यूज़ कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, इंट आई कॉलन और सिर्फ एरे का नाम। इतना लिखने से क्या होगा, एरे के सारे एलिमेंट्स की लूप चलेगी, 0 से लेके जितने लास्ट तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। फिर अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब आई का मतलब क्या है, फॉर ईच लूप में अगर हम सिंपल फॉर लूप लगाते हैं, सिंपल फॉर लूप, ये लूप ना लगाते, सिंपल फॉर लूप लगाते, तो आई का मतलब क्या होता, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4 होता। लेकिन हमने फॉर ईच लूप लगाई है। फॉर ईच लूप में आई का क्या मतलब है, फॉर ईच लूप में आई का मतलब होता है एरे ऑफ आई, 0 1 2 3 4 नहीं, एरे ऑफ आई, यानी 10 2 30 4 एंड 50, ये मतलब है आई का फॉर ईच लूप में। शॉर्टकट है, एरे ARR ब्रैकेट में आई लिखने का शॉर्टकट है, सिंपल आई लिख दो। फॉर ईच लूप में आई लिखने का मतलब है ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू, एरे ऑफ आई। ठीक है। और फिर मैंने, क्योंकि हर एलिमेंट के बाद स्पेस देनी है, ठीक है, स्पेस देनी है, तो मैंने स्पेस को कंकैटिनेट कर दिया। ऐसे करते हैं प्रिंट लाइन में प्लस से। ठीक है। फिर मैंने सम में आई, अब इसमें भी आई का यही मतलब है, एरे ऑफ आई। तो पहले सम की वैल्यू 0 थी, अब सम में क्या हो जाएगा, 0 + 10 10। फिर लूप चली फॉर की, आई प्रिंट हुआ 2, सम में क्या चला गया, पिछला सम 10 + 2 12। फिर फॉर की लूप चली, फिर आई प्रिंट हुआ कितना, 30, सम में क्या चला गया, पिछला सम 12 + 30 42। इस तरह फिर लूप चली, फिर आई प्रिंट हुआ, वो सम में चला गया। फिर फॉर की लूप चली, फिर आई प्रिंट हुआ, वो सम में चला गया।
तो फॉर की लूप जब खत्म हो गई फिर हमने सम को प्रिंट करवा दिया, स्लैश एन किया ताकि अगली लाइन में आए सम इक्वल्स टू सम की जो वैल्यू है, जो सम की वैल्यू आई। ये तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। सो मेन बात ये है कि फॉर ईच लूप में शॉर्टकट है, वेरिएबल लिख दो जौन सा भी हमारा लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल होगा और कॉलन डाल के अरे का नाम लिख दो। तो ये लाइन ज़्यादा छोटी है ना इस लाइन से, और यहाँ पे एरे ऑफ आई लिखने की बजाय सिंपल आई लिख दो। उसका मतलब यही होगा कि इसका मतलब 0 1 2 3 4 नहीं होगा, इसका मतलब होगा 0 1 2 3 4 लोकेशन पे जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं एरे में वो, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना, इसकी मैं पिक्स भी आपको भेज दूंगी। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने फॉर ईच लूप तक किया था, ठीक है। आज मैं आपको थर्ड कैटेगरी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की करवा रही हूँ, दैट इज़ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स 3 तरह की होती हैं, इसमें थोड़ा फ़र्क है सी प्लस प्लस की और जावा की। सी प्लस प्लस में एक गो टू स्टेटमेंट भी होती थी, जावा में गो टू स्टेटमेंट नहीं होती। आई रिपीट, जावा में गो टू स्टेटमेंट नहीं होती। उसका काम आप देखोगे ब्रेक करती है, कैसे वो मैं बताऊँगी। सो जावा में 3 ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं, एक ब्रेक, एक कंटिन्यू और एक रिटर्न। सबसे पहले है ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जैसे ये लूप लगी हुई है, फॉर की लूप है, ठीक है, इफ स्टेटमेंट है। अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है कब होएगी, जब आई की वैल्यू 6 है। अगर आई की वैल्यू 6 है तो ब्रेक चलेगी। ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या करना है, लूप में से कंट्रोल को बाहर ले आना है। जिस लूप में ब्रेक स्टेटमेंट चलती है कंट्रोल उस लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है। यानी कि ब्रेक जो है वो लूप स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देती है, लूप स्टेटमेंट को चलाना बंद कर देती है। अगर ब्रेक चली तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन में, अब लूप चलनी बंद हो जाएगी, ठीक है। सो ब्रेक लूप से बाहर निकलने के काम आती है। ये है अनलेबल्ड ब्रेक, ब्रेक के आगे कोई लेबल नहीं लगा हुआ। ब्रेक की 2 कैटेगरीज होती हैं जावा में सिर्फ, एक लेबल्ड ब्रेक, एक अनलेबल्ड ब्रेक। ये अनलेबल्ड ब्रेक है। एक होती है लेबल्ड ब्रेक। लेबल्ड ब्रेक किस तरह की होती है, लेबल्ड ब्रेक स्टेटमेंट, जैसे ये प्रोग्राम है, इसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें मैं एक मिनट जूम करती हूँ थोड़ा सा। इस प्रोग्राम में देखो ये लूप लगी हुई वाइल की, ठीक है, और ये लेबल्ड ब्रेक है। जब भी लेबल्ड ब्रेक चलेगी, अगर लेबल्ड ना होती, अनलेबल्ड होती, तो इस ब्रेक ने क्या करना था, कंट्रोल को वाइल लूप से बाहर ले आना था इधर। लेकिन लेबल्ड ब्रेक गो टू की तरह होती है, वो कंट्रोल को कहाँ लेके जाएगी, जहाँ पे लेबल है। अब ढूंढो ये लेबल आउट कहाँ पे है, ये जो आउट लेबल है ये इधर है, सो कंट्रोल इधर आ जाएगा, ठीक है। फॉर लूप से पहले आ जाएगा कंट्रोल। सो जहाँ पे भी लेबल लगा होगा वहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल, यानी गो टू की तरह एक्ट करेगी लेबल्ड ब्रेक। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट सी में आपने पढ़ी थी, क्या करती है कंटिन्यू स्टेटमेंट, अगर लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट लगी हो, जैसे यहाँ पे लगी हुई है, अगर i% 3 0 है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब इस लूप में कंटिन्यू के बाद जितनी स्टेटमेंट्स हैं, फिलहाल एक ही है, अगर और भी बहुत सारी होती है यहाँ पे स्टेटमेंट्स तो वो सारी स्किप हो जाती और नेक्स्ट आइटरेशन चलती। कंटिन्यू ने क्या करना, जैसे कंटिन्यू एग्जीक्यूट होएगी नेक्स्ट आइटरेशन चल जाएगी, नीचे वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी, ठीक है। ये है अनलेबल्ड। अब कंटिन्यू भी 2 तरह का, लेबल्ड अनलेबल्ड। ये अनलेबल्ड कंटिन्यू है। इसी तरह एक है लेबल्ड कंटिन्यू। लेबल्ड कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ये देखो दिख रहा है ना, कंटिन्यू के साथ लेबल लगा हुआ है। लेबल्ड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है कि जिस लूप में कंटिन्यू लगी हुई है उस लूप की बाकी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाती हैं और नेक्स्ट आइटरेशन चलनी शुरू हो जाती है। अगर ये सिंपल कंटिन्यू होती बिना लेबल के और कंटिन्यू चलती तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाती और आइटरेशन अगली चलनी शुरू हो जाती। लेकिन कंटिन्यू लेबल से क्या होता है, जहाँ पे लेबल लगी है ना उसके नीचे वाली लूप चलनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर ये कंटिन्यू आउट चलती है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी स्किप हो जाएगी, ये अंदर वाली लूप नहीं चलेगी, बाहर वाली लूप की नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी, जहाँ लेबल लगा हुआ है उसके नीचे वाली लूप की नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी। इसको ना आप पढ़ोगे तो क्लियर होगा, ठीक है, मेरे साथ समझाने से इतना क्लियर नहीं होगा। सो आई रिपीट, कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू जब भी चलती है उस लूप, कंटिन्यू भी लूप में होती है, जिस लूप में कंटिन्यू चलती है उस लूप की कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाती हैं और नेक्स्ट आइटरेशन चलनी शुरू हो जाती है। सपोज करो जब COL की वैल्यू 7 थी ना तो कंटिन्यू चली, सपोज करो कंटिन्यू कब चली, मैं अनलेबल्ड कंटिन्यू की बात कर रही हूँ, जब आउट नहीं है। सपोज करो जब कॉल की वैल्यू 7 है ना तब कंटिन्यू चली, तो क्या होगा,
जब कंटिन्यू चली तो कंटिन्यू के बाद इस आइट्रेशन में, इस लूप में जितनी स्टेटमेंट्स हैं ना वो सब स्किप हो जाएंगी और सीधी कॉल की वैल्यू 8 हो जाएगी, नेक्स्ट आइट्रेशन में कंट्रोल पहुंच जाएगा। लेकिन अगर लेबल्ड है तो क्या होगा, जहाँ लेबल है ना उसके नीचे वाली लूप में लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन चलनी शुरू हो जाएगी, बाकी सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी। सो ब्रेक भी दो तरह की, लेबल्ड अनलेबल्ड, कंटिन्यू भी दो तरह की, लेबल्ड अनलेबल्ड। और लास्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट है रिटर्न। रिटर्न आप ज़्यादा इसको फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन तक लेके जाती है। जैसे सपोज करो ये देखो, मेन फंक्शन है, रिटर्न डेमो नाम की क्लास है, इसमें मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में ना फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल हुआ, चला, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है। रिटर्न स्टेटमेंट ने क्या करना है, कंट्रोल को वापस वहाँ लेके जाना है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से। सो रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही चलेगी, फैक्ट रिटर्न हो रहा है, फैक्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी द फैक्टोरियल इज़ फैक्ट, ठीक है। सो ये और इसको डिटेल में हम फंक्शंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। सो विद दिस द चैप्टर इज़ ओवर। मैं इस चैप्टर की आपको PDF भी बना के भेज देती हूँ।